बच्चों हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके। उसका दूसरा फेस भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स का, लेकिन वो डिटर्मिनेंट्स के बाद पढ़ेंगे क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज आएगा। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। कंपैरेटिवली बच्चों को डिटर्मिनेंट्स का कुछ पार्ट मुश्किल लगता है। वो तब लगता है अगर ध्यान से ना इसको पढ़ा जाए। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों को यूं भी अच्छा लगता है कि डिटर्मिनेंट, और बच्चों को कंपैरेटिवली मुश्किल लगेगा और मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर और फंक्शन। पहली बात तो ये नोट करने की है कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। एंड व्हाट इट विल बी? इट विल बी ऑलवेज अ नंबर। वो एक नंबर ही आएगा। अगर एलिमेंट्स नंबर हैं, डिजिट्स हैं, तो नंबर आंसर आएगा, सिंगल नंबर। और अगर एलिमेंट्स फंक्शन की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में है, तो आंसर फिर एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में आएगा। एसोसिएट टू दैट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि उसी स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा होगा। कौन? डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते हैं? एक बार मैंने 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। पहले इसको आसान बना लें कि निकालते कैसे हैं। वो नंबर क्या आएगा, कैसे आता है वो नंबर। ये मैंने जनरल एलिमेंट लिख लिया A11, यानी कि फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को A11 लिखा है, A12, A21 एंड A22। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स? हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते थे छोटी क्लास में, यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा A11 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं A22 से, दिस इंटू दिस, प्लस प्लस सॉरी A11 इंटू A22, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, A21 इंटू A12। ये जो कैलकुलेशन आएगी उससे जो आंसर निकल के आएगा वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम अगर ऐसे लिखा है सो ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ ये मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स। नाउ जैसे ही मैंने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। यहाँ ये कैलकुलेशन होगी क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डिटर्मिनेंट हुआ। ये साइन मॉडुलस जैसा है पर ये मॉडुलस नहीं है। वो आपको यूं डिफरेंशिएट करने में आ जाएगा कि आप मैट्रिक्स की, जब किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हो मॉडुलस की तरह, वो डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। मॉडुलस तो किसी सिंगल नंबर का होता है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैं एक और आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैं मैट्रिक्स में नंबर लिख रहा हूं 1, 3, 4 एंड 7। अब मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है। बी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और कैसे करूंगा? 1 इंटू 7, 7 माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 3 दैट इज 12। सो आंसर क्या निकल के आया? -5। जो ये -5 आया है ये डिटर्मिनेंट आया इस स्क्वायर मैट्रिक्स का। 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल के आया एक सिंगल नंबर। ये है, ये नंबर, सिंगल नंबर निकल के आया जो कि 5 था। अगर मैं यूं लिखूं, अब की बार मैं फंक्शन लेता हूं, एक और मैट्रिक्स सी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सी को लिखा दिस वे, मैट्रिक्स लिखता हूं। अब की बार मैं फंक्शन एलिमेंट्स ले लूंगा इसके। यहां ले लिया एक्स स्क्वायर -1, यहां पे ले लिया मैंने 5, यहां पे ले लिया 2 और यहां पे ले लिया x प्लस 1। सो फिर मल्टीप्लाई करें दिस इंटू दिस। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी ये डिजिट है, यहाँ ये फंक्शन की फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे मैंने डिजिट लिखा है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ सी आएगा, वो बनेगा 5 इंटू दिस, इट इज़ 5 इंटू एक्स स्क्वेयर -1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। कैलकुलेट करें, ये बन गया 5x स्क्वेयर -5 -2x -2। सिंप्लीफाई करें, ये बना 5x स्क्वेयर
फिर 1 पावर को लिखें -2x, इन दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करें -7। फाइनली ये एक सिंगल फंक्शन आ गया। सो वापस जाए डेफिनेशन पे। सो डिटर्मिनेंट क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं बच्चों। किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ स्क्वायर का। स्क्वायर में कौन हो सकता है मेरे पास, मुझे आ जाए इवैल्यूएट जनरली लिखा है, मैं फर्स्ट पार्ट में ले लूं इवैल्यूएट 2 0 -3 एंड 4 इवैल्यूएट। अब इवैल्यूएट लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने यहां पे ध्यान दें मैट्रिक्स नहीं बनाया, उसने बनाया ही डिटर्मिनेंट। सो इसको इवैल्यूएट करें, सिंप्लीफाई दिस, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, फिर करें मल्टीप्लाई, इट इज 8 - 0, तो आंसर कौन आ गया 8। कौन आया, एक सिंगल नंबर आया, ये 2/2 का हुआ। अगर मुझे 1/1 का डिटर्मिनेंट निकालना है, सपोज करें मेरे पास 1/1 का एक मैट्रिक्स है, 1/1 का मैट्रिक्स लिया मैंने, उसमें लिखा मैंने -7/2। 1/1 का मैट्रिक्स है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही एलिमेंट है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़े तो फाइनल आंसर कौन बनेगा 7/2 -7/2। एग्जैक्टली यही आंसर बन गया, एक ही एलिमेंट था, एक ही वही नंबर, इसका कौन बन गया डिटर्मिनेंट बन गया। 1/1 का ऐसे निकाल लेंगे, यही आंसर आ गया। अब आप यहाँ फिर वहाँ नोट करने की बात है, कभी आप इसको सोचो मॉडुलस है, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, ये मॉडुलस नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ एलिमेंट -7/2 लिया, नेगेटिव जानबूझ के लगाया कि यही सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। तो 1/1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे, एक ही एलिमेंट होगा, वही उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सिंगल नंबर। 2/2 का कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, a11 इंटू a22 माइनस दिस इंटू दिस। तो अब डेफिनेशन पे फिर जाए, शायद थोड़ी सी और क्लियर हो। किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, किसी भी में कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो एक नंबर होगा या फंक्शन होगा। जैसे हमने निकाला, यहाँ नंबर आया, यहाँ पे भी नंबर आया था, और फिर अगर एलिमेंट्स फंक्शन थे तो उसका आंसर कौन आ गया, एक सिंगल फंक्शन आ गया, दैट इज ऑलवेज अ नंबर। जबकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम थी तो डिटर्मिनेंट में सिंगल नंबर और फंक्शन ही आएगा, एसोसिएट टू दैट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि वो जो नंबर आएगा जो उसी से जुड़ा हुआ है, किससे, जिसका भी जिस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला ये इसी से तो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इसी से तो निकल के आया है। कभी सोचिए ये क्या लंबी लाइन लिख दी। सो देयरफॉर दिस इज अ सिंगल नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर और फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन वैल्यूज। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज गिवन है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ जाएगा, अगर रियल वैल्यू गिवन है तो रियल वैल्यू आंसर आ जाएगा, फंक्शन में गिवन है तो फंक्शन के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सो दैट इज अ नंबर, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर और फंक्शन। हो गई है कंप्लीट डेफिनेशन यहीं पे। फिर भी एसोसिएट टू दैट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि उसी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो ये 1/1 का एग्जाम्पल हो गया बच्चों, 2/2 का हो गया, बहुत आसान है। 3/3 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले कि मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको सिखाऊं, हमारे पास या तो 1/1 का है या 2/2 का है और या 3/3 का है। 4/4 का यूजुअली एग्जाम में आता नहीं है, पर हमें सीखने में आ जाएगा। जैसे ही हम 3/3 का करेंगे उसकी प्रोसेसिंग से हमें पूरी प्रोसेसिंग समझ आएगी, चाहे हम 4/4 का कर लें, 5/5 का कर लें, फिर तो किसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। इसलिए मैं 3/3 का करने से पहले यहाँ तो मैंने आपको क्रैमिंग दी, सिंपली कहा कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन पे जाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। वो 3/3 में पूरी प्रोसेसिंग को लेंगे जिसमें ये भी पार्ट छुपा हुआ होगा। इससे पहले मैं 3/3 पे जाऊं, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, एक्स मैट्रिक्स बनाया और उसके एलिमेंट्स को मैं लिख लेता हूं। एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मैं अगर आर्टिकल से करूँगा थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगेगा, पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम आर्टिकल पे जाएंगे। सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स के माइनर निकालने सीखने हैं। माइनर क्या है? मैं माइनर को बच्चों लिख रहा हूं M11 का मतलब M फॉर माइनर, 11 का मतलब है कि 11 जो एलिमेंट है, ये 11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, मैं इसका माइनर निकाल रहा हूँ, पर्टिकुलर इसका माइनर निकाल रहा हूँ। जब इसका माइनर निकालते हैं, M11 का माइनर निकाल लेंगे, मैं फर्स्ट रो को भी, फर्स्ट कॉलम को भी और फर्स्ट रो को भी छुपा लेंगे। बाकी जो एलिमेंट बचे इन दोनों को हम कवर करें, बाकी जो एलिमेंट बने उनका डिटर्मिनेंट होता है दिस इनटू दिस। मुझे दिख रहा है, मैं इनको देख नहीं रहा क्योंकि इसकी रो छोड़नी है, इसका कॉलम छोड़ना है। बाकी का जैसे 2/2 का हमने यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना था, वो डिटर्मिनेंट की तरह निकाल लेंगे। ये मेरे पास एलिमेंट बचे थे 5, 6, 8 और 9, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इनटू दिस क्या बना? 45 माइनस 48, तो कौन आया? -3। मैं फिर M12 निकालता हूं। M12 एलिमेंट ये है। फिर आप इस एलिमेंट पे जाएं जिस रो में ये एग्जिस्ट करता है M12 एलिमेंट, इसकी रो को छोड़ दें, इसको ना देखें आप, इसके कॉलम को छोड़ दें। बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हैं उनको लिखें। वो कौन बचे? 4 and 6, 7 and 9। 4, 6, 7, 9 माइनर निकालने, फिर मल्टीप्लाई करें। ये बन गया 36 माइनस 42 -6 आया। ऐसे ही मैं M13 निकाल लूंगा। M13 के लिए फिर मैं लिखूंगा M13 ये एलिमेंट है, इसकी रो को छोड़ दिया जिस रो में ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके कॉलम को छोड़ दिया। 4 एलिमेंट फिर बचे 4, 5, 7, 8। हम फिर मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन गया? 32 माइनस 35, फिर -3 आ गया, एंड सो ऑन। हम ऐसे निकालते जाएंगे। मैं बीच में से कोई एक और निकाल लेता हूं। मैं निकाल लेता हूं M23 निकालता हूं। सारे ट्राई करेंगे आप, 21 भी आप ट्राई करेंगे, 22 भी। मैं 23 का निकाल रहा हूं। 23 किस रो में है? सेकंड रो में है। कौन से कॉलम में? थर्ड में। इनको आप थोड़ा सा ऑमिट करें, डिलीट करके रखें इसको ऐसे। बाकी 4 एलिमेंट को देख लें, इन चारों को लिख लें। कौन है मेरे पास? 1, 2, 7 and 8। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह डिटरमिनेंट निकाल लें। इट इज 8 माइनस 14, सो कितना आ गया? -6। इन दिस वे एक और चेक कर लेते हैं। मैं माइनर निकाल रहा हूं, M फॉर माइनर। किस एलिमेंट का निकाल देता हूं? 32 का निकाल देता हूं, M32। सो M32 क्या आएगा? ये 32 एलिमेंट है, इसकी रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया। बाकी 4 एलिमेंट को देखें कौन कौन है? 1 and 3, 4 and 6, 4 and 6। फिर आप डिटरमिनेंट निकालें। इट इज 6 माइनस 12, ये भी कौन आ गया? -6, एंड सो ऑन। हम इस तरीके से माइनर निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं 2/2 का भी माइनर निकाल सकता हूं। यही चेक करें हम 2/2 का। अगर मुझे 1 का माइनर निकालना है, इसमें से भी मैं यहाँ 1 निकाल लूँ, सीधा ही आ जाएगा। M11 निकालना है। M11 क्या आएगा? M11 ये एलिमेंट है बच्चों, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, कौन बचा? 4। वेरी सिंपल। 2/2 में तो और भी सिंपल है, क्योंकि मैंने रो छोड़ के, कॉलम छोड़ के, जो भी एलिमेंट बचा, ये 1/1 का बचा, तो इसका डिटरमिनेंट यही आया। M12 निकालना है। M12 ये एलिमेंट है, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, कौन बना? -3। M21 ये एलिमेंट है, इसकी कॉलम को भी छोड़ दिया और इसकी रो को भी छोड़ दिया, तो कौन एलिमेंट बना? 0। M22 इस एलिमेंट का माइनर निकालना, M22 का। सभी के माइनर निकल रहे हैं, कौन बचेगा? 2। यानी कि इसकी रो को छोड़ दिया और कॉलम को छोड़ दिया, जो एलिमेंट बचा उनका डिटरमिनेंट निकालना है, बचे हुए एलिमेंट्स का। ये हमने सबके माइनर निकाल दिए। 2/2 के यहाँ से माइनर निकाल दिए। 3/3 के माइनर हमने यहाँ अभी आपको बताए। इस तरीके से माइनर निकालते हैं। माइनर के बाद हम सीखते हैं कोफैक्टर्स। माइनर के बाद कोफैक्टर को सीखते हैं। कोफैक्टर क्या है? अभी जो गिवन मैट्रिक्स था उसके माइनस लिखे। M11 क्या थे? M11 निकाला था हमने।
M11 आया था -6, M12 भी निकाला था हमने, M11 आया था -3 और M12 आया था -6, M13 आया था इट इज अगेन -3। अब कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर्स में रिलेशन क्या है, Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। देखने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, अभी बड़ा आसान सा बनाएंगे इसको। Cij क्या मीनिंग है, मुझे C11 निकालना था, पहले तो मैंने क्या निकाले माइनर, अब मैं कोफैक्टर निकालूं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एज सेम एज माइनर्स। मैं सिर्फ C11 जब निकालना है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i प्लस जे, यहीं से i प्लस जे लें उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर, तो -1 की पावर मैं 1 + 1 लिखूंगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1, i कौन है 1, j कौन है 1, इनटू में कौन बना M11। किसी भी एलिमेंट का जो ith रो में है, jth कॉलम में है, मुझे कोफैक्टर निकालना है, मैंने जो माइनर निकाला है उसी माइनर को -1 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। अगर -1 की पावर ओड हुई तो उसके आगे माइनस लग जाएगा, अगर -1 की पावर इवन बनी तो उसके आगे प्लस लग जाएगा। मतलब उस केस में अगर पावर इवन बनी तो माइनर भी वही हुआ, कोफैक्टर भी वही हुआ। अगर मैं बच्चों कंक्लूड करूं, माइनर और कोफैक्टर में कोई लंबा फर्क नहीं है, जैसे हमने माइनर निकाले थे उन्हीं के आगे या तो प्लस का साइन लग जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली सेम हो जाएगा उस एलिमेंट का, या उसके आगे माइनस लगेगा, इतना ही फर्क है। -1 की पावर जैसे यहाँ इवन बन गई, सो इसका जो माइनर था, कौन था माइनर -3, वही इसका कोफैक्टर बन गया। C12 के केस में जब 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ा, -1 टू द पावर 1 + 2 i प्लस जे, यहाँ से i प्लस जे इंटू M12, यानी कि जो माइनर था उसी के आगे आपने ये देखना है प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा, कब कोफैक्टर निकालते हुए। इसमें क्या होगा, क्योंकि पावर ओड है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। सो जो माइनर था M12 था, -6 ये पहले ही था, इसके आगे माइनस लग जाएगा इसकी वजह से, तो ये क्या बन गया 6। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, C13 था, -1 की पावर क्या बनी 1 + 3 इंटू M13, जो यहाँ पे लिखा है कोफैक्टर ऑफ 1 3 एलिमेंट का, माइनर 1 3 एलिमेंट का उठाना है और उसका क्या करना है, -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, तो यहाँ कौन आंसर बना इवन बना, तो ये क्या बन गया प्लस। सो देयरफॉर जो माइनर था -3 एग्जैक्टली वही रह गया। देखने की बात यह है, यहाँ देखें आप, यहाँ भी पावर -1 की पावर्स का सम इवन बना, तो जो माइनर था वही कोफैक्टर आया। अगले में क्या हुआ, ओड बना, तो उसके आगे माइनस लग गया, साइन चेंज हो गया माइनर से। अगले में फिर प्लस बन गया क्योंकि इवन पावर बन गई। जनरली ऑल्टरनेट साइन आएंगे, प्लस माइनस। अगर मैं अब किसी जनरल मैट्रिक्स को लिखूं, किसी जनरल मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं, मैं लिखा एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मैंने ये बच्चों 3/3 का मैट्रिक्स लिखा है। अभी 3/3 का जो मैट्रिक्स लिखा है, अब इसके माइनर की और कोफैक्टर की अगर बात करें, पहले मैं वो डिफ्रेंशिएट कर दूं कि जो आपको प्लस माइनस के साइन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। पहले मैं निकालता हूं M11, M फॉर माइनर, C फॉर कोफैक्टर। 1 1 एलिमेंट का अगर मैं निकालूंगा, मैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ रहा हूं, सो आंसर बनेगा A22 इंटू A33, यहाँ से ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, ये बनेगा A23 इंटू A32। और इसी का कोफैक्टर भी क्या बनेगा C11, एग्जैक्टली सेम बनेगा, यही C11 बनेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूं, यही C11 बना। अब मैं C12 जब निकालूंगा, C12 निकालूंगा, उसमें क्या होगा, -1 पहले ही आएगा। क्यों? क्योंकि इनके स्पीसीज का सम्स, इनको हम स्पीसीज बोलते हैं, नीचे जो लिखते हैं
दोनों के स्पीसीज का सम ऑड है तो माइनस पहले ही लगा लो। अगर इनके स्पीसीज का सम इवन बनता है तो आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर ऐसे ही निकालना है जैसे कि माइनर निकालते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे लेता हूँ, ये -1 यहीं से ले लेंगे पहले ही। अगर स्पीसीज का सम ओड बना तो माइनस लगाएंगे, और स्पीसीज का सम इवन बनता होगा तो प्लस साइन चलेगा, और प्लस साइन पे कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो उसके माइनर था वही उसका कोफैक्टर बन गया। अब फिर देख ले, A12 की पोजीशन ये आई, इसकी रो को छोड़ना है, कॉलम को छोड़ना है, बाकी 4 एलिमेंट को मैं देखूंगा, उन्हीं को मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इंटू दिस, ध्यान दें, दिस इंटू दिस, यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूं, A21 इंटू A33, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, सो माइनस A23 इंटू A31। बाद में इसके साइन को चेंज कर देंगे, जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं, A23 ये प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा, माइनस का, A31 माइनस A21 इंटू A33। सो एक बार फिर ध्यान से देख लें, मुझे माइनर की किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे हमेशा कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर बच्चों आप सोचोगे माइनर क्यों सिखाएं, कोफैक्टर में 2 स्टेप थे। क्या, एक तो -1 की पावर से मल्टीप्लाई करना, फिर रो और कॉलम को छोड़ के माइनर निकालना। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए पहले माइनर सिखाया, ताकि बच्चों को आसान लगे कि बच्चों को इसका माइनर निकालना था, A11 का माइनर अगर निकालना था तो उसकी रो को छोड़ना है, कॉलम को छोड़ना है, उसकी रो को छोड़ना है, बाकी को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, वो उसका माइनर आएगा। अगर दोनों रूल साथ साथ सिखाएं तो हो सकता है बच्चे थोड़े से कंफ्यूज करें, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में मुझे माइनर की कहीं जरूरत नहीं पड़नी, मुझे तो कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए माइनर सिखाया गया। और आपको माइनर भी क्लियर हो जाए कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस को कंक्लूड करें तो इतना ही डिफरेंस है, माइनस साइन का ही डिफरेंस है। कुछ एलिमेंट्स का हम जब कोफैक्टर निकालेंगे उनमें माइनस लगेगा और किसी में नहीं लगेगा, वो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि किस में लगेगा। जैसे जिनके, मैं बीच में से चेक कर रहा हूँ, इनके स्पीसीज का सम ऑड बनता है तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। कैसे लग जाएगा, मैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा पहले ही माइनस लगा दूंगा, ऐसे ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर मैं जनरली 3/3 के ही हम बच्चों मैट्रिक्स करेंगे जिसके हमें कोफैक्टर या डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, उसमें आसान सा तरीका ये भी रहता है, वो बच्चों की क्रैमिंग रहती है कि अल्टरनेट साइन आएंगे, इसमें लगेगा प्लस, जैसे कि इसमें प्लस ही लगा, कोई साइन चेंज नहीं हुआ कोफैक्टर और माइनर में। इसमें लगेगा माइनस, प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन भी जाते हैं, पर इस तरह की क्रैमिंग के लिए तो हम एडवाइज नहीं करते। फिर भी बच्चों को थोड़ा सा आसान लगे, किसी भी एलिमेंट का निकालना है, सपोज करें मैं एकदम कर लेता हूँ, मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी रो छोड़ दूंगा, इसका कॉलम को छोड़ दूंगा, इनको छोड़ दूंगा, इनको देख ही रहा हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्यों, क्योंकि स्पीसीज का सम इवन बनता है, तो माइनर भी इसका यही हुआ और कोफैक्टर भी यही हुआ। जिनके स्पीसीज का सम ऑड बनता है उन्हीं के आगे माइनस लगेगा, अदरवाइज माइनर और कोफैक्टर बिल्कुल सेम है। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर विल गेट कोफैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ये था माइनर और कोफैक्टर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। आइए, मैं जो मैट्रिक्स हमने लिखा था, ए मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए इसी का अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये बात ध्यान देने की है कि मैं जब मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर से, मैट्रिक्स को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट का साइन शो कर दिया अब ये नंबर आएगा। ये कैसे निकालना है, इसकी सेकंड डेफिनेशन पे भी जाएंगे, पहले हम देख लें एग्जांपल से निकालते कैसे हैं 3/3 का। हमने किसी पर्टिकुलर रो को, चाहे मैं रो 1 ले लूं बच्चों, चाहे रो 2 लें, चाहे रो 3 लें, अभी मैं रो 1 को ले रहा हूं। मैंने पहला एलिमेंट लेना है, फर्स्ट एलिमेंट A11 का एलिमेंट, उसी को, इसी एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। दोबारा देखें,
इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और इसी को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करना है। चाहे मैं कोई भी कॉलम भी ले सकता हूं, तीनों में से कोई कॉलम ले लूं, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, और इसी को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई को ऐड करेंगे, जो सिंगल आंसर आएगा, नंबर आएगा, वो इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सो मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूं, यूजुअली हम रो को प्रेफर करते हैं। सो फर्स्ट रो को ले रहा हूं, 1 इंटू इसका कोफैक्टर, अब सीधा लिखूंगा मैं, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 माइनस 48 प्लस, अब यहां प्लस डालना था, और क्योंकि मैं इसका कोफैक्टर 2 को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो इसकी रो और कॉलम को छोड़ना है मैंने, और माइनस साइन भी लगना है। सो माइनस साइन जो लगना है, सो -1 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। क्यों? क्योंकि मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं इसका, ये A12 की पोजीशन पे है, वैसे भी बताया प्लस माइनस और प्लस आएंगे, तो यहाँ माइनस आएगा। सो मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा -1 को, इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दें, तो बाकी एलिमेंट्स बने 9 इंटू 4 36 माइनस 7 इंटू 6 42 प्लस 3 इंटू, दोबारा ध्यान दें, मैंने 2 को, ये 2 का इस एलिमेंट का A12 एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर, 2 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 3 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, ये A13 की पोजीशन पे है। स्पीसीज का सम कितना है, इवन, 1 प्लस 3 4 बन रहा है, इसलिए 3 इंटू, रो और कॉलम को छोड़ के लिखें, 32 माइनस 35, सो क्या बना, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -3, सो इट बिकम्स -3 माइनस 12 -6, कैलकुलेट करें, इट इज -21, 3 इंटू 3 9, 12 एंड -3, सो अब ये बना -24। ये जो सिंगल वैल्यू आंसर आया, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल गया। इससे एक और बात क्लियर हुई। सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे अब हम, सेकंड डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वो क्या बनी, पहले समझ लें फिर लिखेंगे हम। मैंने किसी पर्टिकुलर रो को, एलिमेंट्स को, ये रो सेलेक्ट की, इनके एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से, और इसी को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का सम है। इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, उनका सम है। सो अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, द डिटर्मिनेंट, पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर लिख रहे हैं, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू देयर कोफैक्टर्स। एक बार फिर बोल रहे हैं कि ये क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम होता है, एलिमेंट्स का उसी के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट का सम है। सो इसको लिख रहे हैं, सो देयरफॉर सेकंड डेफिनेशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is the sum of product of elements of any row or column
टू देयर कोफैक्टर्स। सेकंड डेफिनेशन बन गई। ध्यान दें, कह रहा है ये किसी डिटर्मिनेंट की स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज द सम, ये सम है किन का, प्रोडक्ट्स का। किन की प्रोडक्ट्स का? किसी भी रो के एलिमेंट ले लूं, चाहे मैं रो के ले लूं चाहे कॉलम, चाहे इस कॉलम के एलिमेंट्स ले लूं, 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 5 इंटू कोफैक्टर ऑफ 5 प्लस 8 इंटू कोफैक्टर ऑफ 8। कोई पर्टिकुलर रो ले लूं, चाहे मैं कोई भी कॉलम ले लूं, उसी से कोफैक्टर्स का जो सम निकल के आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। अभी मैंने इसको एक्सपेंड किया है, ये एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड किससे किया? रो 1 से। अगर मैं बच्चों इसको रो 3 से एक्सपेंड करूं तब भी आंसर यही आएगा। अगर मैं इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करूं तब भी आंसर यही आएगा। हम चाहे किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू यही आएगी। सो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यूजुअली कई बार रो 1 से या कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। या यूं भी देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस, अगर जीरो यहां पे होती तो आसान होता, जीरो इंटू कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जीरो बनना था। यहां पे भी जीरो होती। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं हम उससे एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि जीरो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा और जल्दी क्वेश्चन निकलता है। सो सेकंड डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। एक बार फिर बोलें, ये होता है सम, किन का? प्रोडक्ट का। किन का? किसी भी रो के एलिमेंट्स का उन्हीं के कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम है। सो देयरफॉर एक बार और रिपीट कर रहे हैं, दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स। उनके कोफैक्टर का सम है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बात नोट करने की है, अगर मैं बच्चों इस रो को एक्सपेंड करता हूं और इन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तब तो निकलता है डिटर्मिनेंट, जो कि डेफिनेशन है। अगर मैं इस रो के एलिमेंट ले लूं, रो 1 के एलिमेंट ले लूं और रो 2 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं या रो 3 से के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, दोबारा ध्यान से सुने, रो 1 के एलिमेंट लूं और इसके अलावा किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से प्रोडक्ट का सम निकाल लूं तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। हम इस बात को बाद में भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, वो आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आएगी, जो डिटरमिनेंट की सेकंड डेफिनेशन हमने बनाई है। लेकिन मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का किसी सेकंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट और सुंदर प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में भी इसकी बात करेंगे। ये था 3/3 का डिटरमिनेंट हमने कैसे निकालना है। आगे चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की भी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के टॉपिक में बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, ज़्यादातर बच्चों को ये मुश्किल लगता है। अगर ये भी बच्चों को अच्छे से समझ आए फिर ये बेहद आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। कंपैरेटिवली इसका क्वेश्चन होता ही होता है एग्जाम में। इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये प्रॉपर्टी आसान लगेगी। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं समझ आती है फिर बच्चों को ये मुश्किल ही लगती है। मैं एग्जाम्पल से सबको एक्सप्लेन करूंगा कि अच्छे से समझ आए आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, इवेल्युएट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हमने एक्सपैंड करके 1/1, 2/2, 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना है। उसके बाद के 4/4 के हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ जाए हम कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम एज जैसे हमने 3/3 का किया। 2/2 का भी हमने ऐसे ही किया, जो डायरेक्ट क्रैमिंग से आपको सिखाया, पर उसकी भी मेन डेफिनेशन वही है जैसे 3/3 से की थी। कैसे? मैं यहां एक एग्जांपल ले लूं क्योंकि बात हुई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। 2 इंटू 3 और 5 इंटू 0। मैंने यहां भी सेम ऐसे ही किया है कि इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। 2 को जब आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई सिखाई, रियल डेफिनेशन यही थी जो मैंने 3/3 में आपको सिखाई। मैंने 2 को बच्चों इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इसका कोफैक्टर कौन था? 3। फिर क्या किया? प्लस, क्योंकि सम होता है, प्रोडक्ट का सम है।
फिर कौन लिया कोफैक्टर, एलिमेंट कौन लिया 5, और इसका कोफैक्टर कौन बनेगा, मैं यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट ले लेता हूँ, जीरो से तो फिर नेगेटिव साइन नहीं समझ आएगा, 9 ले लिया मैंने। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी के कोफैक्टर से, तो इसका कोफैक्टर कौन बना, इसकी रो कॉलम छोड़ के ये बना 9, और ये क्या बनेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफैक्टर A12 की पोजीशन पे है, तो इसका कोफैक्टर 1 2 और नंबर 3 बना, तो माइनस साइन लगेगा, इसकी रो कॉलम छोड़ के ये कोफैक्टर बना, इसलिए हम कहते हैं वो बीच में जो माइनस आ गया, जो डायरेक्ट क्रैमिंग से आपको आसान करके सिखाया था, 6 - 45, ये ऐसे बना था -39, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2/2 में तो क्रैमिंग हो गई, बट 3/3 की डेफिनेशन से ये डिटर्मिनेंट निकल के आया, जो 3/3 की डेफिनेशन थी, ऐसे ही 1/1 का, यानी कि रियल डेफिनेशन वही है जो हमने 3/3 में की थी। अगर अब आपको कहूँ, आपको लगे कि 4/4 का सर कैसे होता होगा, मैं एक 4/4 का भी लूँ मैट्रिक्स, 1 2 3 -1 4 0 7 8 6 3 5 4 2 -7 0 एंड 8, सपोज करें 4/4 का मेरे पास मैट्रिक्स था जिसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, सिर्फ मीनिंग बता रहे हैं जबकि सिलेबस में नहीं है। मैं फिर वही काम करूंगा जो रियल डेफिनेशन हमने 3/3 में कर ली, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे या फर्स्ट कॉलम को, या कोई भी कॉलम हम सेलेक्ट कर लें, मैं इसी को इसी के कोफैक्टर से 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 प्लस -1 इंटू कोफैक्टर ऑफ -1, 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये 3/3 का जो आपके पास बचा, इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, और वो कैसे निकालना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट रफ में कैलकुलेट करना है, जैसे अभी हमने 3/3 का सीखा। 2 इंटू इसका जब डिटर्मिनेंट लोगे, इसको छोड़ दोगे इसको छोड़ दोगे, तो 3/3 का आपके पास बचेगा जिसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इसलिए बहुत लेंथी जाएगा, इसलिए इसको सिलेबस से एक्सक्लूड किया हुआ है, ये सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी हमें आइडिया हो, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, इस पर हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। ये था हम 4/4 का भी कैसे करेंगे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट पे आ जाए, डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा और बोलता रहूंगा ताकि आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम are 0, then the value of the determinant is always 0। कह रहा है किसी भी रो के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो, किसी कॉलम के चाहे रो के, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, हमें उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी क्वेश्चन को निकालने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी, ये बहुत आसान है, एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा है, बोल मैं रहा हूं कि कैसे आई, क्योंकि यहां से एक्सपेंड करेंगे 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0 ही आना है। दूसरी प्रॉपर्टी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 and A1 A2 A3 if two particular row, any row 1 and row 3, R1 and R3 are identical or same, therefore determinant is 0। अगर पर्टिकुलर कोई दो रो के एलिमेंट या कोई दो कॉलम, जो ऑपरेशन रो में लगना है वैसा ही अगर कॉलम में होगा, ऑब्वियसली सेम कंडीशन होगी। इफ एनी पर्टिकुलर टू रो, एलिमेंट्स ऑफ टू रो, ये R1 और R3 देखिए आइडेंटिकल है, सेम है बिल्कुल, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अगेन 0। थर्ड प्रॉपर्टी में ले रहा हूं, देखो सारे एलिमेंट 0 है तब भी 0 है, दो रो या कॉलम अगर सेम हो गई तब भी डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। अब मैं ले रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिख रहा हूं, देखो डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे, जो यहां एलिमेंट लिखें इसका नेगेटिव यहां लिखें, इसका नेगेटिव यहां लिखें और इसका नेगेटिव यहां लिखें, कैसे, A12 का नेगेटिव 2 1 पे है, A13 1 3 3 1 पे नेगेटिव है, अगर यहां पे माइनस का होगा तो यहां पे प्लस का आएगा, इसका किस ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का, तब भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का अगर होगा सो तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। स्पेशली लिख ले, अगर ये 4/4 का या 2/2 का होगा तब नहीं आएगा, ओनली ऑड ऑर्डर,
इसको कैसे बोलेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान एकदम हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट 0 होते ही इन एलिमेंट को और कंफर्म कर लो आप, क्या ये एक दूसरे के नेगेटिव है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव हुए, एक दूसरे कैसे? 1 3 3 1 से, 2 3 3 2 से। सो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑड ऑर्डर का स्पेशली ध्यान दें, 2/2 का जीरो नहीं आएगा, वो नॉन जीरो आ सकता है और मोस्टली नॉन जीरो ही आएगा। ये प्रॉपर्टी थी जीरो से रिलेटेड। मैं अभी प्रॉपर्टी आपको डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था, क्या डिटरमिनेंट तब भी जीरो आएगा इफ वी मल्टीप्लाई टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। अभी अब एक्सप्लेन किया था, यदि मैं किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को, इफ वी मल्टीप्लाई the elements of any row to the cofactors of any other row, then determinant is zero। ये अभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी की थी। इसी को रो 1 के एलिमेंट्स को रो 1 के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आएगी, बट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी, इनमें फर्स्ट और सेकंड कंपैरेटिवली ज़्यादा यूजफुल हैं, फिर भी मैंने कवर करने के लिए थर्ड और फोर्थ की बात की है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे अगर हम जाएं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आर सेम इफ वी इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम्स। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, सपोज करें मुझे डिटरमिनेंट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं इसकी रो को कॉलम बना दूं, जैसे ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लैंग्वेज अगर यूज करें, द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज सेम। क्यों? अगर मैं इस मैट्रिक्स को यहां से एक्सपेंड कर रहा था, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा था, तो मेरा डिटरमिनेंट निकल के आ जाता। यहां से एक्सपेंड करने का मतलब इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का सम लेता तो डिटरमिनेंट निकल के आता। इसी को अगर मैं यहां से एक्सपेंड कर दूं, क्योंकि मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकता हूं, तो यहां से निकाल लूंगा तो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। सो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोल रहे हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एज सेम एज द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। हम इस प्रॉपर्टी को यूं भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे अगर हम जाएं, प्रॉपर्टी 6 थी, अगर हम पर्टिकुलर इंटरचेंज कर दें, मैं ए बी सी एल एम एन एंड पी क्यू आर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करें मुझे इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने में ऐसे आएगा, मैं लिखूंगा R1 को मुझे बच्चों इंटरचेंज करना है, ये इंटरचेंज का साइन है R3 से। इसका मतलब हुआ R1 एरो दिखा रखा है, चला गया R3 में, और R3 वापस कहाँ चला गया? R1 की जगह। सो मैं यहाँ लिखूं P Q R, सेकेंड में हमने चेंज किया, R2 सेम है, L M N। अगर मैं ऐसा इंटरचेंज करना चाहूं क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग तो मैं कर सकता हूं, बट ऐसा करने से मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जो इसमें थी। हम इसको बोलते हैं इफ इंटरचेंज टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू अनदर रो और एनी कॉलम टू पर्टिकुलर एनी अदर कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। सपोज करें मैं इसमें एक और चेंज चाहता हूं तो -1 की पावर 2 लिखूंगा। मैं उसमें अब कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 लिख दूं और कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 लिख दूं। इसको लिखूंगा कॉलम 1 और कॉलम 2 का अब इंटरचेंज कर रहा हूं मैं। सो कॉलम 2 को देख के लिखिए, कॉलम 1 की जगह Q M B और यह बन जाएगा P L A और यहां से बना R N और C। सो -1 की पावर 2 बन गई, एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई सपोज करें मेरे पास A1 A2
A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है। मैं किसी डिटर्मिनेंट को, हम डेल्टा से लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, ऐसे डेल्टा से लिखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करें मुझे लिखना है KA1, KA2, KA3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। मैंने किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर टाइम्स, मीन्स it becomes so k times of this, so it is k times of delta। एक बार फिर रिपीट करें, अगर मैं किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, सपोज को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां ये बात नोट करने के बच्चों, जब मैं मैट्रिक्स में 5 से स्केलर से मल्टीप्लाई करता था तो हम पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे। यहां मैंने किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई किया या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, सो पूरा डिटर्मिनेंट 5 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सो जैसे अगर ऐसे किसी उसमें लिखा है, किसी डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा है, यहां से मुझे कॉमन लेना है, सो मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, इसको लिख लूंगा, के बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये बन जाएगा किसी पर्टिकुलर रो में से ही कॉमन आ गया के, और ये बन गया A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। इस रो में से हो सकता है कुछ और कॉमन हो सकता है यहाँ पे L और L लिखा तो L कॉमन आ जाएगा, यहाँ से K कॉमन आ जाएगा, यहाँ से T, तीनों के साथ T लिखा है, पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में से कॉमन आके बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर बाहर कोई स्केलर लिखा है, मुझे अंदर देना है, मैं किसी एक रो या कॉलम को ही दूंगा। ये थी 7th प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज अभी और भी बाकी हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, उनको कंप्लीट ही करते हैं। मेरी 8th प्रॉपर्टी बची। 8th प्रॉपर्टी है, अगर कोई डिटर्मिनेंट दो एलिमेंट्स का सम है, कोई पर्टिकुलर सपोज करें A1 प्लस λ1 लिख लूं, A2 प्लस λ2 और A3 प्लस λ3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट हो जाएगा। इट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में लिख दें, A1, A2, A3, B1, B2, B3। जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम रहेंगे। ये λ1, λ2, λ3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। मतलब क्या, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ और इनका डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दूँ, बाद में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, मैं यही ब्रीफिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट वो कहता है कि दो एलिमेंट्स का सम है। सेकंड रो के एलिमेंट 3 एलिमेंट्स का सम है, यानी कि B1, B2, इसमें सपोज करें यहीं पे B1 S1 और T1 है, B2 S2 T2, B3 S3 T3, ऐसे 3 एलिमेंट्स का सम है। थर्ड रो के एलिमेंट 4 एलिमेंट का सम है। मेंस में क्वेश्चन आया था, दोबारा सुन लें। इफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आर द सम ऑफ द 2 numbers, elements of the second row the sum of the 3 different numbers, then it can be split into in how many determinants। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनेगा 2 into 3 into 4, तो आंसर बनेगा 24। जैसे सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 का सम था, तो ये कितने डिटरमिनेंट स्प्लिट हुआ? 2 में। क्यों? 2 into 1 into 1, तो 2 ही है। ये 2 into ये 3 का सम है, 2 into 3 into 4। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये 8 थी, कंक्लूड करते हुए चलेंगे। 9th मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट को Ri, किसी भी रो को, चाहे रो 1 लिखूं 2 लिखूं, Ri प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Rj, इफ वी मल्टीप्लाई by a scalar to the elements of any row,
and add it into another row, then the value of the determinant remains unchanged. क्या कहा है मैंने? मैं सपोज करें मैंने यहाँ पे जीरो बनाना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, और ये मुझे बहुत कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? ये कौन सी पोजीशन पे है? रो 2 पे है। इसका मतलब मुझे रो 2 को चेंज करना है, आर आई की जगह मैंने रो 2 को चेंज कर रहा हूँ। ये एरो शो कर रहा है। अभी मैं क्या लिखूंगा इस रो 2 में? मैं क्या लिखूंगा? जो यहाँ पे लिखा है वो तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, जो जिस रो में आप चेंज कर रहे हैं उसको तो यूज करना ही करना है। तो ध्यान दें, मुझे आर आई के बाद यहाँ आर आई ही लिखा है। तो आर 2 में क्या चेंज करना है? अब आप यहाँ जीरो चाहते हो, इसकी हेल्प से। कैसे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। सो R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो -4 टाइम्स ऑफ R1। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ भी 4 बने, इसमें सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पे 0 बने। ये देखिए, लैम्डा की जगह 4, J की जगह 1, RI की जगह ये R2 लिखा है। R2 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, यहाँ पे 0 बनेगा। पूरी रो को हम चेंज करेंगे, यहाँ जो मर्जी बने। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी 0 बनाने की, ऐसे ही मैं यहाँ पे 0 बना सकता हूँ, तो कॉलम ऑपरेशन लग जाएगा। यहाँ पे 0 बना सकता हूँ। कॉलम 3 को मैंने चेंज करना है, कॉलम 3 को चेंज करना है तो एरो डाल दिया, इसमें चेंज करना है। तो ये तो लिखना ही लिखना है, बाकी बाद में देखना है। कॉलम 3 को मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 टाइम्स ऑफ C1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको C3 में से सब्ट्रैक्ट करें और लिखे कहाँ? C3। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम यूज करते हैं। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। 10th प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वेरी सिंपल, कहता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डिटर्मिनेंट निकाल लें मल्टीप्लाई करके, और मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल दूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ए की निकाल दूं, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दूं, आंसर सेम आएगा। ज़्यादा यूज में नहीं है, बस कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी है, वो ये है कि किसी भी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर का डिटर्मिनेंट मैंने निकालना है। सपोज करें मैं 6, 7 और 18 0 0, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आसान है। सीधा हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ये कैसा ट्रायंगल है? लोअर ट्रायंगुलर है। लोअर ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 × 2 × -3, तो ये बन गया -6। चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे डायगोनल हो, यानी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स से जो नीचे एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हो या ये तीनों 0 हो, either it is a lower triangular, upper triangular or diagonal, so we can find the determinant। मुझे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं, सो डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वेरी यूजफुल। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इनको रिवाइज भी करेंगे। सो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।